हाँ, ये जो वायरस है ना, जो फिलहाल हम लोग जिससे झेल रहे हैं, वो आरएनए वाला वायरस है ये। वो क्या है? आरएनए वाला वायरस है ये, ठीक है। अभी क्या दिक्कत हो रही है, देखिए डीएनए वाला वायरस जो होता है, वो आपको पता है डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है? डबल हेलिक्स का मतलब ऐसा होता है शेप, देख रहे हैं ऐसे कुछ इस तरह का शेप होता है, देखा? डबल हेलिक्स, इस तरह से शेप, डबल हेलिक्स, दो ऐसे, ठीक है। आप लोगों ने देखा ना डीएनए का स्ट्रक्चर देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? देखा है ना? जो डबल हेलिक्स जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? बाकी जो ये सब लोग सुन रहे हैं, अलका और बाकी दीपा, सागर, सब लोग सुन रहे हैं जो मैं यस सर, यस सर। ये बताया ना आपको डबल हेलिक्स है। ये सवाल आप पूछते पीसेस प्री में आपसे, ठीक है ना? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब ये मैं पूछूंगा अगर आपसे कि किसने स्ट्रक्चर दिया था ये, तो किसने दिया था पता है आपको? वॉटसन और क्रीक, दो लोगों ने कहा था, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, आपको याद है, वैसे एग्जाम में आता है ये, ठीक है। तो डीएनए वाला जो वायरस है वो थोड़ा सा म्यूटेशन कम करता है। डीएनए वाला जो वायरस है उसका म्यूटेशन कम करता है, लेकिन जो आरएनए वाला वायरस है उसका म्यूटेशन यानी कि जो अपने अंदर बदलाव करता है वो ज्यादा कर रहा होता है। जो फिलहाल का जो हमारा वायरस है कोरोना वाला, वो आरएनए वाला वायरस है। इस कारण से क्या हो रहा है कि अपना वो शेप बहुत जल्दी चेंज कर रहा है। इस कारण से अलग अलग तरह के वेरिएंट वाले हमारे वायरस हमें देखने को मिल रहे हैं। कोई ब्राजीलियन वाला वायरस बन रहा है, तो कोई इंडियन कोरोना वायरस है, कोई अफ्रीका वाला कोरोना वायरस, साउथ अफ्रीका वाला कोरोना वायरस है, ठीक है। यही कारण है कि जो वैक्सीन है, अब तो कोई अच्छी वैक्सीन है जो सभी तरह के वेरिएशन पे काम कर जाती हैं, लेकिन अमूमन अगर अच्छी वैक्सीन नहीं होगी तो फिर कुछ में तो काम करेगी, कुछ में काम नहीं करेगी, क्योंकि दोनों में स्ट्रक्चर में उनका जो आरएनए है ऐसा होता है, एक थ्रेड होती है, पतला सा धागा होगा, अगर मान लो लंबा सा बना होगा, वैक्सीन भी लंबे से उस पर काम कर रही हो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर वो चेंज कर लेगा, अगर ऐसा कर्व कर लेगा तो वैक्सीन काम करना बंद कर देती है वो ऐसे, ठीक है। और अगर तुरंत ऐसा कर लेगा चेंज तो फिर वो काम करना बंद कर देती है। तो सिंगल थ्रेड होने के कारण वो अपना स्ट्रक्चर बहुत जल्दी चेंज करता है, म्यूटेशन बहुत ज्यादा करता है, इस कारण से समस्या हो रही है, ठीक है। चलिए आरएनए और डीएनए हमने बात कर ली। अब मुझे ये बताइए, एक मिनट रुकिए, कुछ सवाल, एक दो सवाल थे यार, क्या सवाल थे, ये समझ में आया कि नहीं आया याला? यस सर। हाँ चलिए, कल का इलेक्शन हुआ है, आप कल परसों का रिजल्ट आया ना चुनाव का। पहले तो मुझे ये बताओ कहाँ का चुनाव हुए थे, कहाँ का चुनाव हुए थे? असम, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल। पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल। बाकी लोग बोल रहे हैं कुणाल जी, असम। देखिए एक बात समझिए, एग्जाम से पहले, जैसे आपका जो पीसीएस का एग्जाम होगा ना, पीसीएस प्री का एग्जाम होगा, उसके 3-4 महीने पहले जहां जहां चुनाव हो रहे होंगे वहां थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो हमेशा पूछते हैं कि भाई वो इलेक्शन कहाँ हुए हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, इसका सवाल, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ ले रहा हूँ कि ये पीसीएस वाले सवाल है। जब आपका एग्जाम होने वाला होगा अगले साल जून में, तो उसके 2-3-4 महीने पहले रखिएगा। तो अब हमें ये देखिए, अब हमें ये पता लगा 5 जगह पर चुनाव हुए थे। असम, पौंडीचेरी, आपका पुडुचेरी उसे कहते हैं, और आपका बंगाल, और तमिलनाडु, और कहाँ पे? केरल। अच्छा, एक बार सवाल पूछा गया था पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, कि साइकिल का निशान जो, सॉरी हाथी का निशान जो है वो चुनाव चिन्ह किसका है? और उसमें सुनो मैं पूरा सवाल करने दो यार। सवाल ये था कि जो हाथी का चुनाव चिन्ह है वो है वो बस, और उसमें ऑप्शन बसपा नहीं बोला गया था, बसपा नहीं डाला गया था उन्होंने। ये यूपीएससी का सवाल है ये। सर यूडीएफ है, एलडीएफ का है शायद उसमें से। आई थिंक आसाम गण परिषद का है। आसाम गण परिषद नहीं है जो आसाम की जो है वहां उसका है। और साइकिल भी जो है वो तेलंगाना की कौन सी पार्टी है यार, वो तेलंगाना वाली, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाली कौन सी, उसका है वो है जगनमोहन रेड्डी वाली पार्टी, उसका है साइकिल है। ये सब सवाल बड़ा कॉमन सेंस वाले सवाल है जो किताबों में नहीं मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। मैं ये सब आपसे डिस्कस इसलिए करता हूँ कि आपका थोड़ा सा ना दिमाग खुले, इसलिए मैं डिस्कस करता रहता हूँ आप लोगों से। बाकी तो कॉपीज में लिखा होगा, किताबों में लिखा होगा, तो हम सब डिस्कस करेंगे ही, हर तरह की आपको मिलेगा। लेकिन जो एग्जामिनर भी होता है ना वो थोड़ा सा आपको घुमाता है आपको, और आप लोग कहते हो कि यार ये तो हमें याद था लेकिन देख नहीं पाए, ये तो हमें पढ़ा था समझ नहीं पाए, ठीक है। चलिए एक सवाल और है, पौंडीचेरी की बात करते हैं। मुझे ये बताइए पौंडीचेरी का स्टेट है क्या? नहीं सर, 4 जिले 3 स्टेट में है। ये यूनियन टेरिटरी क्या होती है?
यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश होती है। हाँ चलिए वो तो तो जहाँ पे विधानसभा नहीं होती हिंदी हो है, गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश हो गया। हाँ क्या बोला? राष्ट्रपति को भी राज्यपाल जहाँ पे होता है वो। विधानसभा नहीं होती है। विधानसभा नहीं होगी क्या? जितनी भी यूनियन टेरिटरी सबके विधानसभा है कि नहीं है? चलिए सवाल है और आपसे पूछता हूँ। पहले मुझे पहले सुनो आप आराम से रिलैक्स होके मुझे ये बताइए कि यूनियन टेरिटरी होती क्या है? डेफिनेशन क्या है यूनियन टेरिटरी की? चलिए बताइए। नहीं पता। क्या जरूरत है भाई? हमें पता है कि स्टेट्स होते हैं, राज्य हैं, ठीक है। अब राज्य तो है लेकिन यूनियन टेरिटरी है वो क्या चीज है? हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। हेलो सर। जहाँ पे जो राष्ट्रपति है उसके वो अपने प्रतिनिधि के रूप वहाँ जो एक जो प्रशासक या उपराज्यपाल बोले हैं उसको, तो राष्ट्रपति का एजेंट होता है। और जो कुछ जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास, उपराज्यपाल का या लेकिन जरूरत क्या पड़ गई हमारे पास? जब स्टेट था तो जरूरत क्या पड़ गई हमारे पास? ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि हमें यूटी बनाना पड़ गया? यूटी के ऊपर सवाल बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन चलो अभी सवाल, क्योंकि कल परसों इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया है, तो मैं कहा चलो लगे हाथों सवाल पूछ लेते हैं आपसे। देखिए यूटी का मतलब क्या था? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, ठीक है, उस समय कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो हिंदुस्तान के साथ आजाद नहीं हुए थे, पहला चीज, ठीक है। और दूसरा कि बाद में भी कुछ चीजें नई कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं। अब होता क्या था कि कुछ ऐसे ये जब नए क्षेत्र बनाए गए, इनका जो साइज था बहुत छोटा हुआ करता था। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं, या दादरा नगर हवेली की बात कर लेते हैं, ठीक है। वो छोटे साइज के थे। छोटे साइज होने के कारण क्या था कि अब वो अपने आप को सस्टेनेबल नहीं है, मतलब उनके इतना क्षमता नहीं है कि अपने आप को वो सर्वाइव कर सके। तो जब अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं तो, और छोटे भी हैं, तो उनको स्टेट का दर्जा देना सही नहीं है, क्योंकि सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं और छोटे भी बहुत हैं, तो उनको यूनियन के यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर उनको डाल दिया था। इसीलिए उनको यूनियन टेरिटरी कहा था कि यूनियन की टेरिटरी है, ठीक है। साइज छोटा है, ठीक है, और सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, यानी कि उनके पास ऐसा क्षमता नहीं है कि अपने आप को सर्वाइव करा सके, इसीलिए वो सेंटर पे डिपेंड करते हैं, इसलिए उनको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। अब सवाल ये बताइए कितने यूनियन टेरिटरी है हमारे पास? यूटी प्रेजेंट टाइम में 9 है। 9 है कि 8 है? सर 8 है, 8 है, ठीक है ना। नया सबसे लेटेस्ट कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की लद्दाख लद्दाख जम्मू कश्मीर स्टेट है, लद्दाख है, लद्दाख। अब मुझे ये बताइए कि अब इसमें भी दो तरह के फर्क होते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर भी तो यूनियन टेरिटरी है। नहीं, जम्मू कश्मीर स्टेट है। सुनिए वो भी सुनिए मेरी बात। जम्मू कश्मीर, अब मैं वही बताने जा रहा था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूटी में फर्क क्या है? बस हाँ, विद लेजिस्लेटिव है, यानी कि वहां पर विधानसभा होगी, जैसे कि पौंडीचेरी में है। सुनिए, जैसे कि पौंडीचेरी में है, जैसे कि दिल्ली में है, और जैसे कि जम्मू कश्मीर में होगी। समझ रहे हैं बात? यानी कि कुछ सब जगह डाटा तो 9 का देता है, 9 का। सर एक सवाल था नहीं, दादरा नगर हवेली मिल गई, मिक्स हो गई। हाँ बताइए, बोलिए। हाँ कपिल जी, एक सवाल था। हाँ बताइए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि यूनियन टेरिटरीज का भी आपने कहा ना कि इसका क्रिएशन इसलिए हुआ था क्योंकि ये स्मॉल थे, इसलिए बनाया गया था। हाँ। पर अगर आप देखें तो दिल्ली उतना स्मॉल नहीं है, पर दैट इज कैटेगराइज्ड एज यूनियन टेरिटरी। तो रीजन क्या है उसका? देखिए इस जो यूनियन टेरिटरी का एक बनाया गया, जो शुरुआत हुई थी 1956 से स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है। आपका जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन है, जो एक 1956 से, उसने ये बोला कुछ क्षेत्र ऐसे बने। अब जैसे दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली जो है वो दिल्ली एनसीआर को पूरा एक कवर करता है वो, ठीक है। तो कुछ उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे, देखिए इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं है, एक बात समझिएगा, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि हम इसको स्टेट मानेंगे या जो स्टेट का साइज छोटा कितना होगा या बड़ा कितना होगा, ये जरूरत के हिसाब से हमारे स्टेट बनाते गए। अमूमन ये समझिए कि कुछ ऐसे इलाके थे जो कि बड़े स्टेट्स नहीं बन सकते थे, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, तो उनको लगा कि सरकार के अंतर्गत होना चाहिए, तो उनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। जैसे चंडीगढ़ आता है, जैसे अंडमान निकोबार है, जैसे आपका दादरा नगर हवेली भी है इसके अंदर, लेकिन कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना साइज का होगा। अब जैसे गोवा को देख लीजिए या सिक्किम को देख लीजिए, साइज बहुत छोटे हैं। एक बार आप गोवा को देखेंगे और या सिक्किम को देखेंगे, साइज बहुत छोटी है उनकी, तो लेकिन उसके बाद भी वो स्टेट्स हैं, वो स्टेट है ना, वो यूटी में नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आप अंडमान को देख लेते हैं या दिल्ली की पॉपुलेशन देख लेते हैं या अंडमान का साइज देख लेते हैं तो बहुत जाता है। तो कोई फिक्स फॉर्मूला इसका नहीं है, लेकिन एक जो मोटा जैसे गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ऐसे दिल्ली को क्यों नहीं दे देते? अब इसके पीछे भी देखिए पॉलिटिक्स है, क्योंकि ये पिछले कई सालों से डिमांड की जा रही है, पिछले 20-25 साल से, कि दिल्ली को पूरा दर्जा मिलना चाहिए।
ठीक है। कब बनाएंगे? हाँ ऑमलेट बना। ठीक है, तो अब इसमें पिछले 20 साल से डिमांड की जा रही है कि दिल्ली को पूरा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी पॉलिटिक्स हो जाती है, समझते हैं। देखिए अमेरिका की राजधानी क्या है बताइए? अमेरिका की राजधानी क्या है? हाँ, वॉशिंगटन डीसी। हाँ, अब देखिए वॉशिंगटन एक जगह है बड़ा, और उसमें एक छोटा सा इलाका है वॉशिंगटन डीसी है, ठीक है। तो कैपिटल डीसी वॉशिंगटन डीसी है, और पूरा जो क्षेत्र है उसको वॉशिंगटन बोलते हैं। अब पहले ये बोला गया कि भाई चूंकि दिल्ली है, दिल्ली कैपिटल भी है, तो एक काम करते हैं कि दिल्ली में नई दिल्ली जो होती है, तो छोटा जहां पर आपका पूरा पार्लियामेंट होगा, जहां पर राष्ट्रपति भवन होगा, उसको हम कैपिटल बोल देंगे, और बाकी उसको दिल्ली बोल देंगे, उसको राज्य दे देंगे। लेकिन फिर वो थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई, फिर से वो सेंटर और स्टेट के बीच में बात नहीं बन पाई, और हर पार्टी चाहती है कि दिल्ली जो है उनके कंट्रोल में रहे, थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज से भी रहता है मैटर, इसलिए दिल्ली को उन्होंने दर्जा नहीं दिया। अब पिछले 7-8 साल से तो आप पार्टी जीत रही है, तो जो बीजेपी का एजेंडा था कि उसको पूर्ण राज कर देने की बात कर रहे थे, अब बीजेपी वो उस डिमांड को मानती नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कंप्लीट राज्य दे देंगे तो आप पार्टी को पूरा मतलब वो मिल जाएगा, राइट्स मिल जाएंगे, उस पर ढंग से रूल कर पाते हैं। इसलिए वो इनडायरेक्टली रूल किससे करा रहे हैं? एलजी से। पता है ना एलजी के बारे में, कि एलजी के माध्यम से। तो थोड़ा पॉलिटिक्स है यहाँ पे कि कौन किसको कंट्रोल करेगा और क्या कर पाता है क्या नहीं कर पाता है, लेकिन एक मोटा मोटा समझ लेते हैं कि कुछ जगह थी जिनको सेंटर के अंदर रखा गया इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब एक सवाल और आता है कि जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी कितनी जगह पर है, कितने स्टेट्स में है? 3 स्टेट में। 3 स्टेट में 4 हैं और 3 स्टेट्स में है वो। 4 जिले में, 4 जिले 3 स्टेट्स में है, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक है। और पौंडीचेरी, अच्छा एक मुझे ये बताइए, आप लोग ना नाम सुनते होंगे दक्षिणपंथी और वामपंथी, इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब है इसका? ये एक बार आईएएस में सवाल आया था। एक मिनट सर, दक्षिण में राज करने वाले वंश थे। सवाल आया था, सवाल सुनो। सवाल ये आया था एक बार, उन्होंने, ये आईएएस का सवाल है, ठीक है, उन्होंने डाला कि नहीं, एक कुछ हमारी जो पार्टीज थी, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, अलग अलग पार्टीज थी, उनको लिखा और एकदम मैच द फॉलोइंग कर दिया कि वामपंथी, फिर लिबरल वामपंथी, इस तरह का चीजें उन्होंने की थी उसके अंदर, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि दक्षिणपंथी और वामपंथी, इसका फर्क क्या होता है, और समाजवादी, इसका मतलब क्या होता है? अब नाम सुना होगा ना, समाजवाद। हाँ बताइए सर। जैसे कि इसका एक एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है तो बीजेपी इज लेफ्ट राइट विंग पार्टी। बीजेपी राइट है कि लेफ्ट है? राइट है। राइट का मतलब क्या होता है? हाँ, वो ज्यादा राष्ट्रवाद को ज्यादा फॉलो करते हैं, मतलब उनका मतलब होता है कि राष्ट्रवाद मतलब एस्टेब्लिश होना चाहिए, लाइक रिलीजन राष्ट्र होना चाहिए। बट और कोई कहना चाहेगा कुछ? राइट और लेफ्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट को लेफ्ट क्यों बोलते हैं, राइट वालों को राइट क्यों बोलते हैं? और नाम तो बीजेपी है लेकिन बोलते हैं राइट पार्टी है, उधर वो पार्टी का नाम तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है लेकिन बोलते हैं कि लेफ्ट पार्टी है। ये सब क्या मतलब है? राइट और लेफ्ट क्या मतलब है? पार्टी जब वो कुछ बोलते हैं दक्षिणपंथी। अच्छा, दक्षिणपंथी कौन होती है, एग्जांपल दे सकते हैं? दक्षिणपंथी कौन सी पार्टियां हैं? दक्षिणपंथी अगर मैं बोलूंगा तो आप किस पार्टी का नाम डालोगे दक्षिणपंथी का? आपने पेपर में पढ़ा होगा ना, आपने पेपर पढ़ते हो ना, ये शब्द आते कि नहीं आते ये बताइए। आपने शब्द देखे ना, न्यूज में सुना होगा ना कि भाई दक्षिणपंथी पार्टी है, वो वामपंथी है, ठीक है। देखिए समझते हैं इस बात को, पहले समझते हैं। पार्टी ज्यादातर वो सर लेफ्ट विंग जो पार्टीज हैं ज्यादा मार्क्सिज्म या लेनिनवाद से प्रभावित है, मतलब उनको जो आइडियोलॉजी उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। पहला 3 समझते हैं, 3 चीजें पहले समझते हैं। पहला तो आपका हो गया कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब क्या है कि वो पूंजीवाद कहता है कि भाई देखो ऐसा होगा कि, अच्छा इसका शुरुआत कहां से हुई थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, यानी कि 19वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1805-10 के बाद जब इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई तो वहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है और वहां से कैपिटलिज्म शुरू होता है, यानी कि पूंजीवाद शुरू होता है, जहां पर ये कॉन्सेप्ट है कि एक मालिक होगा, एक कंपनी, एक फैक्ट्री का मालिक होगा और बाकी लोग वर्कर होंगे, और जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट जो है उस मालिक के पास आना चाहिए। तो जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो मालिक का होगा, और जो वर्कर होंगे वो अपना जो सैलरी पाते हैं या वेजेस पाते हैं वो पाएंगे इसके अंदर। इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, ठीक है। मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो पूंजीवाद
वादी कंट्रीज हैं यानी कैपिटलिस्ट है। क्योंकि इसमें देखिए फायदा क्या होता है, क्योंकि फायदा किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को होता है तो वो रिस्क भी ज्यादा लेता है। अगर रिस्क नहीं लेगा तो वो फैक्ट्री नहीं लगा पाएगा ना। तो अब कैपिटलिस्ट कंट्रीज कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया, तो वहां देखोगे बहुत सारी कंपनीज हैं, तो रिस्क भी कंपनी का तो प्रॉफिट भी कंपनी का, ठीक है। तो ये हो गया पूंजीवाद। फिर जब इसका देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आया कैपिटलिज्म, इसने बहुत परेशानी की क्योंकि बहुत लोग गरीब हो गए, इसके कुछ लोग अमीर हो गए, बहुत सारे लोग गरीब हो गए। तो एक नई विचारधारा आई कि इसमें आया समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है, सोशलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं किसी कंट्री के, ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। कहां पर? लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए लोहे, एक आयरन ओर यानी कि लोहे का एक हमें खदान मिलती है, तो उसको से जो पैसा मिलेगा वो पब्लिक में आपस में बांट दिया जाएगा। ना कोई अमीर होगा ना गरीब होगा, जिसकी जितनी जरूरतें होंगी उतना उसको पैसा दे दिया जाएगा। अब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई जो पैसा होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको जब कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा कि भाई आपको एक्स्ट्रा काम करने का कोई इंसेंटिव नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा काम क्यों करोगे? आप जब आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा तो एक्स्ट्रा काम क्यों करोगे? तो जो ये रशिया में स्टार्ट हुआ है प्रॉब्लम की, तो थोड़ा बहुत पैसा बढ़ गया, तो जब इजिली मिलना शुरू हो गया और कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है तो समाजवाद वहां पे दिक्कत आना शुरू हो गई वहां पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा दिक्कत कर गया। अच्छा, इस समाजवाद का ही एक पार्ट आता है, वो है कम्युनिज्म, यानी कम्युनिस्ट पार्टी है। जो कम्युनिस्ट पार्टी सुनते हो ना, कम्युनिस्ट वामपंथी, शब्द वामपंथी हो गया या कम्युनिस्ट पार्टी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो समाजवाद का थोड़ा सा पॉलिटिकल रूप है, समाजवाद थोड़ा सा इकोनॉमिक रूप है, और समाजवाद का पॉलिटिकल रूप है वो है कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट पार्टी से कहते हैं। वो कहता है कि एक ही पार्टी होनी चाहिए और उस पार्टी के अंदर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट करे। तो वो थोड़ा पॉलिटिक्स बात करती है, पॉलिटिकल बात करती है, उसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब एक पार्टी और आती है जिसको हम कहते हैं राइट विंग या दक्षिणपंथी। राइट विंग और दक्षिणपंथी दोनों एक हैं, राइट विंग और दक्षिणपंथी। अब इसका में क्या है, देखिए इसका ओरिजिन आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ, जब ये आपका मेंस में हिस्सा है, ये मेंस का टॉपिक है ये, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद जब राजा वहां पे बैठा, ठीक है, तो एक राजा के दाएं तरफ वो लोग थे जो कहते थे कि देखिए जो नया सिस्टम बनाया गया वो ठीक है, बना दिया आपने, लेकिन हमें पुराना जो कल्चर है, जो पुराना सिस्टम है, उसको हमें लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो उन्हें बोला गया राइट विंग। जो ये बोलते थे कि पुराना सिस्टम है, पुराना कल्चर, हमारी पुरानी आइडियोलॉजी, उसको हमें कैरी करना चाहिए, ठीक है। भले ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन हमें पुराना चीजें को ही हमें मानना चाहिए। तो इन्हें बोला गया राइट विंग, ठीक है। दूसरी तरफ राजा की एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लोग बैठे थे जो कि पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो थे लेफ्ट वाले, लेफ्ट यानी पब्लिक। राइट में कौन थे? वो लोग जो पुराने कल्चर को मानते। पुराने कल्चर को मानते कौन मानते थे? जो कि राजा के होते नहीं, एक कहते हैं उसका वर्ड क्या कहते हैं, सामंत होते थे, ठीक है। आपने पढ़ा सामंत वाला, बताया था मैंने आपको, जो मिनिस्टर सामंत, ठीक है, जो कुलीन वर्ग, इसे हिंदी में कुलीन वर्ग कहते हैं, वो वर्ग जो कुलीन है, जो रिच हैं, जो अमीर लोग हैं, वो राइट हैंड साइड में बैठे हैं। वो कहते हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि पुराना सिस्टम उसको हमें फॉलो करना चाहिए, तो राइट हैंड साइड बैठे हैं। राजा के लेफ्ट हैंड साइड में वो लोग बैठे हैं जो आम पब्लिक है, वो कहते हैं कि हमें राइट्स देने चाहिए, हमें अपना हक मिलना चाहिए, हमें बोलने की आजादी मिलनी चाहिए, हमें पैसा में, हमें अमीर होने की आजादी मिलनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को लेफ्ट कहा गया, ठीक है। अब इंडिया आज के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, तो जो लोग पुरानी बातें करते हैं कि पुराना नेशनलिज्म की बात करते हैं, नहीं नेशनलिज्म नहीं, लोग कहते हैं पुराने कल्चर की बात करते हैं कि हम भैया जो आज से 2000 साल पहले जो हिंदुस्तान था वैसा ही चीजें हिंदुस्तान आज होना चाहिए, जो इस तरह की बातें करता है उसको बोलते हैं राइट विंग, जो कि है बीजेपी पार्टी। बीजेपी क्या बात करती है? अपने पुराने कल्चर की बात करती है, पुराना कल्चर होना चाहिए, पुराने जो जिस तरह का सिस्टम था उस तरह को हमें आज करना चाहिए। इसे हाँ, पुरानी व्यवस्था, वो हमेशा अपने पास्ट को बहुत ग्लोरीफाई करेंगे। हमेशा आप देखो बीजेपी के एड कैंपेन्स में ये बात चलती है कि फला राजा इतना बड़ा था, या फला वो मुगल से अच्छा था, या कहते हैं ना इस तरह की, या हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था। हमेशा अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं, पास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो पास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं, पास्ट को लाना चाहते हैं आज के सिनेरियो में, तो उसको बोलते हैं दक्षिणपंथी पार्टी या राइट विंग या बीजेपी। और वो लोग जो, ठीक है, वो लोग
जो ये बोलते हैं, अच्छा अभी मैं ये तो मैंने आपको बहुत ही मोटा मोटा बताया, लेकिन ये सब मिक्स हो जाएगा आपस में, ठीक है। वो लोग जो ये बोलते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए और इस तरह की बातें करते हैं, वो सोशलिज्म और सोशलिस्ट पार्टीज और या कम्युनिस्ट पार्टीज बनते हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का और भी थोड़े एजेंडा है, लेकिन समझ लीजिए उस बात को। अच्छा, अब ये तो मोटा मोटा हो गया, लेकिन आज ऐसा नहीं कि बीजेपी सिर्फ यही बात बोल रही है कि पुराने कल्चर को ले जाओ। अब थोड़ा सा मिक्सिंग हो गई है, ठीक है ना। वो मिक्सिंग क्या हो गई है कि भले इनकी आइडियोलॉजी पूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा अभी भी 100% वो बोलते हैं, थोड़ा सा आज के सिनेरियो पे वो थोड़ा सा 15-20% वो मिक्स कर दिया है, तो थोड़ा सा मिक्सिंग हो, लेकिन अभी भी उनका झुकाव पुराने कल्चर और पुराने सिस्टम को लेकर ज्यादा रहता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये सारी पार्टीज की आइडियोलॉजी फिर भी मैंने मोटा मोटा बता दिया है। अच्छा, मैं अगर शिवसेना और बीजेपी में अगर ये दो पार्टियां हैं, इनमें से ज्यादा रेडिकल कह लीजिए या ज्यादा राइटिस्ट पार्टी कौन सी होगी? शिवसेना। सवाल ये पूछा किताब से, पता है, उसमें शिवसेना डाला गया था और बीजेपी डाला गया था, तो सबसे उन्होंने एक ऐसा ना एक स्केल खींच दिया था और सबसे राइट हैंड साइड में बोला था सबसे राइट हैंड साइड में कौन सी पार्टी आएगी, बीजेपी आएगी या शिवसेना आएगी। सबसे बिल्कुल कोने में आएगी शिवसेना ज्यादा राइटिस्ट पार्टी है, ज्यादा वो अपने पास्ट ग्लोरीफाई करते हैं, वो शिवाजी को ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, और कट्टर भी है वो। हाँ, वो देखिए, अगर जो पास्ट को लेकर आएगा ना, बात करेगा, वो कट्टर ही होगा, इस बात का समझ है, चाहे वो धर्म के मामले में, बीजेपी के कंपैरिजन में। लेकिन अगर कांग्रेस और बीजेपी की कंपेयर बात करेंगे तो बीजेपी थोड़ा ज्यादा बीजेपी कट्टर हो जाएगी, ठीक है ना। कांग्रेस थोड़ा ज्यादा लिबरल हो जाएगी वो, ठीक है ना। ये बात समझ लीजिए। तो ये है, मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दिया, क्योंकि कल ही इलेक्शन हुए हैं, तो इलेक्शन से जुड़े हुए 2-4 सवाल आते हैं, तो मैंने कहा चलो डिस्कस कर लेते हैं। ये सब बातें आपको इसलिए मैं बताता रहता हूँ कि एग्जाम तो चलो होगा जो होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको भी ना, जब पेपर पढ़ो या न्यूज सुनो आप लोग, तो थोड़ा सा आप लोग भी मतलब आप भी देखिए, एग्जाम में यार सिविल सर्विसेज के एग्जाम बहुत कुछ टीवी से आता है, बहुत कुछ पेपर से आता है। आप लोग बड़ा दिमाग खोल कर थोड़ा पेपर पढ़ना शुरू करो, टीवी सुनना पड़ो कि वो क्या बातें कर रहे हैं, कि किसके मुद्दे पे बात कर रहे हैं। वो डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए वायरस की बात कर रहे हैं, या आरएनए वायरस की बात कर रहे हैं, या वो दक्षिणपंथी की बात कर रहे हैं, या वामपंथी की बात कर रहे हैं। जो ये शब्द होते हैं ना, इसको आप अगर नहीं समझ पाते हो तो गूगल में सर्च करो, वहां पर समझ में नहीं आता है तो मुझसे डिस्कस कर लो आप लोग। हेलो सर बताइए, बोलिए। सर क्वेश्चन है एक सर मेरा। हाँ सर, जैसे कि मीडिया में रूमर्स है कि जो 5G टेस्टिंग की वजह से इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, ये क्या सर रूमर है ये? देखिए, अभी तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। मैं एक चीज और बताऊं आपको कि अभी तक मैंने देखे हैं, ये फेसबुक में बहुत चल रहा है ना कि वो पक्षी मर रहे हैं, चिड़िया मर रही हैं, सब ये हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों ने ये कैंपेन शुरू किया है कि 5G टेस्टिंग रोकी जाए या 5G को इम्प्लीमेंट ना किया जाए, क्योंकि जो वेव तरंगे निकलती हैं उससे कैंसर हो सकता है, या पक्षी जो है उनको अपना डायरेक्शन पता करने में दिक्कत हो सकती है ना, ये तो होता है ना, तो उनको सिग्नल नहीं मिल पाता है। अब देखिए, एक बात और समझिए, क्या सचमुच ये हो रहा है? पहली बात तो ये, ऐसा तो नहीं है कि जो 4G बनाने वाली कंपनी है उन्होंने ऐसा कैंपेन चला दिया कि 5G के इम्प्लीमेंटेशन को रोक। यार समझो, आप लोग थोड़ा सा है ना, समझ रहे हो। मैं तो हर चीज को 4-5 जगह से जब तक देखता नहीं होता, मुझे समझिए मैं श्योर नहीं होता हूँ, क्योंकि अब ऐसे मान लीजिए आज के न्यूज़पेपर में ऐसा आया था, न्यूज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लैरिफाई किया है। क्या वो सरकार ने क्या बोला है, बताइए। सरकार ने क्या ये बोला है कि ऐसा इससे कुछ नहीं है, बस ये रूमर्स है सिर्फ। बिल्कुल, है ना। तो अब देखिए, मान लीजिए कि एक कंपनी ऐसी है, जियो है, और एक कंपनी है एयरटेल। अब जियो के पास ज्यादा रिसोर्सेस है, वो 4G से 5G पे अपने आप को जल्दी स्विच कर सकती है, क्योंकि जो जियो के सिस्टम है वो ऑप्टिकल फाइबर पे चलता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल चलने से वो उनको बहुत जल्दी वो 5G पे अपने को ला सकते हैं। लेकिन एयरटेल जो कि पहले 2G पे काम करता था, फिर वो 3G में काम करता था, फिर वो बड़े 4G में काम करने लगा, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है वो 4G से 5G पे अपने को स्विच करना, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पैसा, एक तो बहुत ही घाटे में चल रही है और बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा उसे। तो ऐसा तो नहीं कि एयरटेल ने, देखिए मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्या पता कुछ ऐसी भी तो कंपनी हो सकती है ना जो इस तरह के प्रोपेगेंडा चला सकती हैं। हम लोग रहते हैं दुनिया के प्रोपेगेंडा वाले दुनिया में रहते हैं, हर चीज प्रोपेगेंडा है। आप चाहे एडवर्टाइजमेंट देखते हो, कोई भी ऐड देखते हो, तो वो भी प्रोपेगेंडा है ना। या कोई आप फेसबुक तो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है, फेसबुक से बड़ा तो सर, हाँ। एक क्वेरी ये था, उसमें जैसे व्हाट्सएप पे एक मैसेज था, तो उसमें लिखा था कि जो इटली के साइंटिस्ट है, उन्होंने उसका जो कोरोना इफेक्टेड बॉडी था, डेड बॉडी, उसका पोस्टमार्टम करने के बाद ये
कंक्लूजन निकाला था कि 5G की टेस्टिंग की वजह से ये ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है वायरस का। देखिए हो सकता है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, थोड़ा सा और ऑथेंटिक सोर्सेस से रिपोर्ट आने दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा यूएन या थोड़ा सा WHO को ज्यादा इन्वॉल्व होने दीजिए, क्योंकि एक तो जो व्हाट्सएप पे चलती चीजें इन्फॉर्मेशन है वो 90% मतलब सही होंगे, 10% थोड़ा सा गड़बड़ होती हैं, तो वो बातें गड़बड़ कर देती हैं, ठीक है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं इस बात को मानता हूँ, जो कैंसर वैसे चीज चल रही है, इससे तरंगे वगैरह जो कारण से कैंसर वाले आजकल देखो ना, आजकल ज्यादा कैंसर के पेशेंट ज्यादा होते हैं ना, पहले से ज्यादा आज कैंसर के पेशेंट ज्यादा है, ठीक है। वो इसका बहुत बड़ा कारण आपका ये मोबाइल है। मोबाइल ने इम्पोर्टेंसी बढ़ा दी है, आप लोग मोबाइल अपनी जेब में रखते हो, उसके कारण इम्पोर्टेंसी बढ़ गई है, ये सच्चाई है। आंखें खराब होना शुरू हो गई, ये भी हेल्थ हैजार्ड है मोबाइल के, ठीक है ना। यहाँ तक कि जो आप लोग अपने अंगूठे और हम लोग अपने अंगूठे और मोबाइल उंगली से मोबाइल चलाते हैं, तो हमारा जो ये हाथों के जो सेंस कहते हैं ना, यहाँ सेंस करने का जो होता है वो खराब हो गया, तो हम कम सेंस कर पाते हैं चीजों को लेकर। कई चीजें हैं ऐसी, तो देखिए रिपोर्ट आती है, आप फॉलो करते रहिएगा, मैं भी फॉलो करता रहूंगा, कोई अगर ढंग से कोई उससे आएगा तो हो सकता है। मैं तो मुझे तो लगता ही गड़बड़ है ज्यादा चीज, मुझे तो ज्यादातर गड़बड़ लगते हैं सब चीजें, कि पता नहीं कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा हाँ सर, ये जो अलग अलग वायरसेस के जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, हाँ, तो उनके नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन होता है या किस लॉजिक से उनकी नेमिंग होती है? अभी तो मुझे वो मैं अभी तक देख पा रहा हूँ कि वो शायद जो वेरिएंट सबसे पहले जहां पर मिला है उसको, तो उसको वहीं का नाम दिया गया है। अच्छा एक मैं तो वायरस के ऊपर ना सवाल बहुत सारे आते हैं। एक सवाल एक बार 2-3-4 साल पहले एक सवाल आया था इबोला के ऊपर। इबोला का नाम सुना आपने? इबोला वायरस पीसीएस प्री में सवाल आया, सुनिए, पीसीएस प्री में सवाल आया कि इबोला वायरस कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ था। तो आई थिंक उस समय कॉन्गो से ऑरिजिनेट हुआ था वो, हाँ अफ्रीका के, हाँ कॉन्गो। अभी भी न्यूज आई है कि कॉन्गो ने घोषित कर दिया कि वो इबोला मुक्त हो गए हैं। हाँ हो गया ना, देखिए तो अभी तो यहाँ इबोला नदी का नाम है, उस नदी के किनारे, इबोला नदी के किनारे वायरस मिला था, ठीक है, इसलिए नाम उसको, उस वायरस का नाम इबोला पड़ गया था, नदी के नाम पे पड़ गया। तो ये वायरस का सवाल आया था, इसीलिए मैं कोरोना के ऊपर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि देखिए अब पिछले साल तो मेंस में सवाल आया था कोरोना को लेकर, प्री में नहीं आया, हो सकता है इस बार प्री में आ जाए आपको, तो आप थोड़ा सा जानकारी रखिए कि कौन चीज कहाँ चल रही है। अच्छा एक सवाल और क्या था? अब इसमें सर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ हाँ, अगर जैसे कोई एक वेरिएंट मान लीजिए किसी एक देश में मिला, तो साइमल्टेनियसली इन अ डिफरेंट लोकेशन इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हो सकता है किसी और देश में वो सेम वेरिएंट मिला हो पर उसका नाम कुछ और उस जगह पे, और एक पर्टिकुलर नेशन में उसका नाम कुछ और हो, तो एक पर्टिकुलर वायरस जो है वो दो नाम से भी जा सकता है ना इस केस में? हाँ देखिए हो सकता है, बिल्कुल मैं मान सकता हूँ, अगर ऐसी होता है तो ये तो काम WHO वगैरह का है, या जो नेमिंग करने वाली जो नॉमेनक्लेचर जो चीजें करती हैं, तो वो लोग इस बात को ध्यान दें कि एक ही चीज है, वायरस दोनों एक ही है या दोनों में डिफरेंस है। अगर एक जैसे हैं तो फिर दोनों का एक नाम कर दिया जाए, ये तो हमारे हाथ का तो चीजें नहीं है ना ये तो, और खैर हमारे कोर्स का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन आपका पॉइंट सही है। हाँ नहीं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो जो ये ऑर्गेनाइजेशन इस बात को ध्यान देता होगा तो वो ध्यान देंगे ना इस बात को कि भैया एक ही वायरस एक ही जैसा है, अगर एक ही जैसा वायरस है तो नाम उसको एक कर दो, क्योंकि अभी तो ना बहुत रिसर्च चल रही है, अभी तो पता नहीं चल पा रहा है क्या है। अभी तो एक चीज आपको, तो डेटा भी बहुत ज्यादा नहीं गया है, डेटा शेयरिंग भी नहीं हो पा रही है ज्यादातर, है ना। कि अभी जैसे कि आपने नाम सुना होगा ये मिरिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन, नाम सुना आपने? मिरिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन जो है, इन्होंने एक वो बनाया वैक्सीन, और उन्होंने बोला कि हम इसको जेनेरिक नहीं करेंगे। अब जेनेरिक मुझे ये बताओ, चलो ये शब्द आप आ गया बड़े से, कि जेनेरिक क्या चीज होती है? जेनेरिक और मॉलिक्यूल, ये दोनों के फर्क क्या है? अभी टेक्निकल नाम लिया मैंने अभी, एक बार आप बेचारे, वो एक सीरियल आता था ना, अरे आमिर खान का सीरियल कौन सा था यार, वो आता था ना, क्या था, सत्यमेव जयते, नहीं ये है ना, हाँ सत्यमेव जयते, हाँ उसमें ही बड़ा चला था कि भाई डॉक्टर्स को जेनरिक मेडिसिन लिखनी चाहिए। और आज मोदी जी ने एक मिशन चलाया, आरोग्य नाम है ना उसका, हाँ क्या नाम है, आरोग्य नाम नहीं, आरोग्य जेनरिक मेडिसिन के ऊपर चलाया। चलिए बताइए पहले होता क्या है जेनरिक मेडिसिन, क्या है जेनरिक मेडिसिन, क्या है? GS3 आपका डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए कोई कंपनी है, लेट्स सपोज
फाइजर कंपनी है, उसने किसी मान लीजिए कोरोना के ऊपर ही कोई वैक्सीन बनाई, ठीक है। अब दवाई बनाने का जो काम होता है ना, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, कम से कम 8-10 साल का समय लगता है दवाई बनाने में, ठीक है। उस पर रिसर्च होती है, उस पर पैसा बहुत खर्चा होता है, उस पर क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, पहले जानवरों पे होंगे, फिर इंसानों के ऊपर होते हैं, उसके बाद जाके कोई दवाई जो है बनती है। अब दवाई जब बन गई, ठीक है, तो अब फाइजर ने इतना पैसा लगाया है, अरबों रुपए लगाए हैं, तो वो उसका हक होगा ना कि वो दवाई बेचे। तो वो क्या करते हैं, अमूमन जो आजकल का रूल है कि 14 ईयर्स तक का उसको राइट्स मिलते हैं कि वो दवाई अपने माध्यम से या वो जिसको ऑथराइज करेंगे उस माध्यम से वो दवाई को बेच सकते हैं। हम इसको बोलते हैं पेटेंट करना, पेटेंट करना, ठीक है ना, ये समझिएगा। और ये आपका जो सिलेबस का पेटेंट, लैंड, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सब आपका हिस्सा है आपका एग्जाम मतलब सिलेबस का, ठीक है। तो पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट्स क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको भी पता होना चाहिए कि इनमें फर्क क्या होता है, ठीक है। तो 14 साल तक वो कंपनी जो है वो उसको अपने बेचेगी, पैसा कमाएगी। 14 साल के बाद वो चीजें पब्लिक के लिए फ्री हो जाएंगी। अब आपको फाइजर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर आप सरकार से आप परमिशन लेकर अपना बना सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, पैरासीटामोल नाम के 50 कंपनीज हैं जो बनाती हैं। अब कोई कंपनी जो है वो टैबलेट को 10 रुपए में बेचती है और कोई वो 1 रुपए में बेचती है। अब देखते हो ना, अब बुखार होता है तब जाते हो ना पैरासीटामोल खाने के लिए। तो अब पैरासीटामोल जो है वो जेनरिक हो गया। जेनरिक मतलब है कि अब वो मतलब अब किसी कंपनी के राइट्स नहीं है उसके ऊपर, या हम वो पेटेंट खत्म हो चुका है। अब कोई भी अगर उसके पास सिस्टम है तो दवाई बना के मार्केट में बेच सकता है। जेनरिक दवाइयां अमूमन सस्ती होती हैं, ठीक है। जो ये सत्यमेव जयते स्टार्ट हुआ उसके बाद कैंपेन शुरू हुआ और मोदी जी जब आए तो उन्होंने इस बात को उठाया कि डॉक्टरों को जेनरिक मेडिसिन लिखना चाहिए। जेनरिक मेडिसिन बहुत सस्ती पड़ती हैं। किसी कंपनी के मॉलिक्यूल्स पड़ेंगे, मतलब दवाई लोगे तो वो मान लो 10 रुपए 100 रुपए की पड़ रही होगी, तो जेनरिक दवाई 5 रुपए की 10 रुपए की पड़ रही होगी। एक ना अगर आप लोग यूज करते हो फार्मेसी, मोदी जी ने स्टार्ट किया है आरोग्य फार्मेसी, वहां पे दवाइयां मिलती हैं, है ना, बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट पे। वो जेनरिक मेडिसिन हैं। वहां पर आप देखो दवाइयों का नाम, कंपनी के नाम नहीं लिखे हैं, वहां पर मॉलिक्यूल मतलब लिखा हुआ, केमिकल का नाम लिखा हुआ है। केमिकल मतलब जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो लिखा जाता है, वो लिखेगा नहीं सिप्ला का लिखा है कि फाइजर का है कि वो किसका है, ठीक है। समझिए इस बात को। तो वो दवाइयां सस्ती पड़ती हैं। आप जब दवाई कभी आप लोग जब पर्चा लेकर जाइए, बहुत सस्ती पड़ेंगी दवाइयां, है ना। अब जैसे कि आपका मल्टीविटामिन है, जो मल्टीविटामिन आपका उसका नाम क्या है, रिवाइटल 250 रुपए का बेचता है डब्बे में, वही आप जाके वो 100 रुपए में ले सकते हो जाके वहां पे मल्टीविटामिन, है ना। तो ये जेनरिक मेडिसिन का आप समझ में आ गया ना। जेनरिक और मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल वो होता है जो कंपनी बनाती है और उसको 14 साल के लिए पेटेंट रहता है उसके लिए, जिसमें वो पैसा कमाती है। 14 ईयर्स के बाद वो दवाई अपने लाइसेंस से फ्री हो जाती है और फिर वो अपना कोई भी कंपनी बना सकती है उसके अंदर। जैसा एग्जांपल मैंने लिया आपका पैरासीटामोल का। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये कॉपीराइट क्या चीज होती है? तो सर ये अप फ्रंट या जेनरिक मेडिसिन हो सकती है अवेलेबल एट द स्टार्ट, जैसे कोई भी कंपनी अगर बना रही है, हाँ, तो वो जेनरिक मेडिसिन के, हाँ, आपका जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, जिसने ये मैं साइंटिस्ट का नाम भूल गया, जिसने ये स्टार्ट किया था वैक्सीनेशन, ठीक है, जिसने ये सिस्टम स्टार्ट किया था, उसने इसको पेटेंट कराने से मना कर दिया था, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने पेटेंट करा दिया तो जो मैं दवाई बना रहा हूँ ये दवाई बहुत महंगी पड़ेगी लोगों को और उन सबके लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो उसने अपने राइट्स खत्म कर दिए और उसके बाद उसको तो लॉस, फाइनेंशियल लॉस हुआ, लेकिन पब्लिक को बहुत फायदा हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई दवाई चाहे तो लेकिन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। आप अपने राइट्स अपने क्लेम मत करो कि मैं राइट्स नहीं लूंगा, मैं पैसा नहीं लूंगा, जिसको चाहिए बना ले, ठीक है। अच्छा एक बताइए, टाइम खत्म होने वाला है, मुझे ये बताइए कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? सर कॉपीराइट बेसिकली होता है जब हम, जैसे मान लीजिए अगर कुछ अपना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो वो बेसिकली हमारा पेटेंट हम करवा रहे हैं। पर जब हम वही राइट्स किसी और को दे रहे हैं कि यू कैन यूज इट फॉर अ सर्टेन फीस या कुछ भी, कि आप मुझे इतना दे दो तो यू कैन कॉपी द फॉर्म एंड देन यू कैन डू द कॉपीराइट। जो भी आप राइट सर, कॉपीराइट तो फिल्म वगैरह में यूज होता है ना। फिल्म सुनिए, आपका जो इंटेलेक्चुअल जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, जैसे कि आपने कोई गाना लिखा, आपने कोई नॉवेल लिखा, कोई किताब लिखी, ठीक है, उसको उसका आपके कॉपीराइट्स होते हैं। मतलब जो आपकी सोच में है और उसको आपने किताब में कन्वर्ट कर दिया या उसको आपने लिखित में कर दिया, तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन जो पेटेंट होता है, वो पेटेंट आपने कोई चीज मशीन बनाई, कोई चीज बनाई,
ठीक है, तो उसको पेटेंट में आता है वो। लेकिन कॉपीराइट अमूमन गाने में या इंटेलेक्चुअली जो हम चीज कोई करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, फिल्म में भी आता है। फिल्म में भी आता है इसके अंदर, क्योंकि जो वो तो इन समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा टाइम खत्म हो गया तो समझा नहीं पाऊंगा कि कॉपीराइट अमूमन गाने वाने में आता है, और जो आपका पेटेंट होता है वो टेक्निकल चीजों के ऊपर, या दवाई बना दी आपने या इस तरह की मशीन बना दी उसके ऊपर आता है। ठीक है, थोड़ा सा और अगले क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, अभी बिल्कुल 10-15 सेकंड रह गए, खत्म होने वाला क्लास होता है। ठीक है, ट्रेडमार्क आपने से कोई लोगो हो गया, जैसे पीछे गुरुजी का लोगो जो होता है मैंने ट्रेडमार्क कर रखा है उसके अंदर। ठीक है, आप एप्पल का वो सेब काटा हुआ सेब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो ट्रेडमार्क हो जाता है। नहीं सबका कंपनी का ना, सबका, गूगल का